अब इधर ध्यान आप लोग दीजिए, वीडियो की तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान ये देना है कि अभी हम लोग की टॉपिक है इन्वायरमेंट, है ना बाबू। इस इन्वायरमेंट को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। देखिए ये इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है हमारी पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं के इंटरेक्शन से, उन्हीं के अंतर संबंधों से हमारा यह पर्यावरण बनता है। एक्चुअली में हम लोग देखते क्या है कि हमारी पृथ्वी पर यह 3 स्फीयर की मौजूदगी होती है। कितने स्फीयर की? 3 स्फीयर की मौजूदगी होती है। इस 3 स्फीयर में आप देखिएगा तो ये है स्थल मंडल, स्थल मंडल है। यह वायुमंडल, ये क्या है बाबू? वायुमंडल। और ये है जल मंडल, जल मंडल। These are the 3 स्फीयर, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब तीनों के जहां पर मिलन होता, इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। इसी को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इसी को कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं इसको आपको? जैव मंडल, या इसी को कहते हैं जीव मंडल। इसी को कहते हैं जीव मंडल। यानी कि जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों मिलेगा तो उस कंडीशन में बनेगा हमारा बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल या जीव मंडल। और इसी जीव मंडल में क्या शामिल है? इसी जीव मंडल में शामिल है हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इसमें शामिल, जिसको हम लोग कहते हैं जैविक घटक। जैविक घटक, जिसको हम लोग कहते हैं जैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक, these are the 2 components, biotic and abiotic। और इसी से हमारा क्या बना हुआ है? जीव मंडल। यानी इसी से बना हुआ है हमारा यह जीव मंडल, यानी बायोस्फीयर। और एक्चुअली में बायोस्फीयर के बनने के लिए क्या जरूरी है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों का मिलन होगा, तब जाके यह बनेगा जीव मंडल। और जीव मंडल में 2 कंपोनेंट्स मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। और एक तीसरा जो होता है वह एनर्जी कंपोनेंट भी होता है। एक तीसरा जो होता है वह होता है एनर्जी कंपोनेंट होता है, जिसको कहते हैं ऊर्जा घटक। क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा घटक। जैसे कि यह ऊर्जा घटक, जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी शामिल है ना, या हमारा जो है कि जो धरातलीय जो ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी इसको कहते हैं, वो शामिल है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये ऊर्जा घटक भी हमारे इस जीव मंडल में इसका कंट्रीब्यूशन है, जीवों के बनने में, उसकी उत्पत्ति में इसका बहुत बड़ा योगदान। और एक्चुअली में यही हमारा इन्वायरमेंट, यही हमारा क्या है? यही इन्वायरमेंट है, यही हमारा जीव मंडल जो है, यही इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट सामान्यतः 2 तरह का होता है। एक इन्वायरमेंट हमारा होता है
इन्वायरमेंट हमारा सामान्यतः दो तरह का होता है। एक होता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है सोशल इन्वायरमेंट। यानी एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है सामाजिक पर्यावरण। एक को कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरे को कहते हैं सामाजिक पर्यावरण। अब चूंकि ये प्राकृतिक पर्यावरण तो वो हो गया जहां पर जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों के मिलन होने से जीवमंडल बना। लेकिन ये जो सामाजिक पर्यावरण बना हुआ है तो यह खुद मैनमेड होता है। जैसे था ना कि हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। तो दूर कहीं जाएंगे और वहां अपनी दुनिया बसाएंगे जहां पर पर्यावरण हमें, प्रकृति हमें वह जो हमारे लिए जरूरतें हैं वह पूरा नहीं करती है। जहां रहना मुश्किल है उसके बावजूद भी अगर हम अपना वहां आश्रय बनाते हैं, इसका मतलब कि हमने एक अलग पर्यावरण को डेवलप किया। जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में मानव के रहने के लिए वातावरण नहीं है, हमारे लिए वहां रहने की अनुकूल स्थितियां नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वहां पर प्रयोगशालाएं हैं। अमेरिका की प्रयोगशालाएं हैं, वहां पर रूस की प्रयोगशालाएं हैं, वहां चीन की प्रयोगशालाएं हैं, फ्रांस की प्रयोगशालाएं हैं, कई देशों की उस अंटार्कटिका में प्रयोगशाला मौजूद है। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्रयोगशाला उस अंटार्कटिका में थी, तो आपको पता होगा कि दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, यह दक्षिण गंगोत्री क्या था भाई? भारत का प्रयोगशाला जो अंटार्कटिका में था, जो पहला प्रयोगशाला था। क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थित भारत का प्रथम प्रयोगशाला। अब चूंकि वहां पर बर्फीली हवाएं चलती है जिसकी वजह से ये प्रयोगशालाएं नष्ट हो जाती हैं, तो इसके नष्ट होने से पहले हम लोगों ने दूसरा प्रयोगशाला स्थापित किया जिसका नाम था मैत्री, जिसका नाम था मैत्री। और यह मैत्री ही अंटार्कटिका में स्थित भारत का प्रयोगशाला है। और वर्तमान में जो प्रयोगशाला भारत का काम कर रहा है उसका नाम है भारती। उसका नाम क्या है बाबू? भारती। उसका नाम है भारती। यानी पहले ये दक्षिण गंगोत्री था, फिर मैत्री हुआ और उसके बाद ये भारती है। ये तीनों जो है ये अंटार्कटिका में स्थित भारतीय प्रयोगशाला का नाम। तो चूंकि हमने वहां पर एक अलग पर्यावरण बनाया, तो एक्चुअली में वह हमारे द्वारा बनाया गया, यानी कि वह हमारा सोशल एनवायरनमेंट हुआ। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो थिंकर्स हैं, जो ज्योग्राफर्स हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो उनकी जो विचारधारा थी, उनकी विचारधाराएं तीन थी। स्टार्टिंग की जो विचारधारा थी वह स्टार्टिंग की विचारधारा को कहते हैं नियतिवादी, नियतिवादी विचारधारा, नियतिवादी विचारधारा। दूसरे विचारधारा को कहते हैं संभववादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा। और तीसरे को कहते हैं नियतिवादी, नियतिवादी विचारधारा। देखिए बाबू, ये तीन तरह की विचारधाराएं हैं जिसको एनवायरनमेंट को समझने के लिए इससे बेहतर आपकी समझ नहीं हो सकती। पहली बात क्या है कि ये जो नियतिवाद है, इसको डिटरमिनिज्म, जो हमारा थॉट है, हमारा जो विचार है, तो हमारी जो
डिटरमिनिस्टिक जो व्यूज है, तो डिटरमिनिस्टिक व्यूज क्या कहता है? डिटरमिनिस्टिक व्यू ये कहता है हमें कि डिटरमिनिस्टिक व्यू हमें ये बताता है कि यह जो हमारा पर्यावरण, इस पर्यावरण के केंद्र में हमारा नेचर है। पर्यावरण के केंद्र में कौन है? नेचर है। और इस नेचर के द्वारा जो भी जीवधारी है, जो भी जीव है, मनुष्य है, तो उन सबों पर यह जो हमारा नेचर है और यही मानव है, तो यह इस पर कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य पर, मानव पर केंद्र का यानी केंद्रीय जो नियंत्रण है, उस केंद्रीय नियंत्रण में हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर, ये कंट्रोल करता है। और इसी विचारधारा के मानने वाले लोगों में कौन थे भाई? रिटर थे। इसी विचारधारा के मानने वालों में रेडजेल थे। इसी विचारधारा के मानने वाले लोगों में एलन चर्चिल सेम्पल थी। एलन चर्चिल सेम्पल जो कि रेडजेल की शिष्या थी। रेडजेल जो थे जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और एलन चर्चिल सेम्पल जो थी वो अमेरिका की रहने वाली थी, उनकी शिष्या थी। तो चूंकि नेचर को केंद्र में रखकर इन लोगों ने अपना विचारधारा दिया जिसको नियतिवादी कहते हैं। एलन चर्चिल सेम्पल ने ये कहा कि मानव जो है वह पृथ्वी के धूल से पैदा हुआ और इसी पृथ्वी के धूल में वह मिल जाएगा और अंततः जो है कि वह उसी में विलीन हो जाए। उसने ये कहा कि हमारी प्रकृति हमें आवश्यकता के मुताबिक हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को प्रोवाइड करती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको अपनी आवश्यकता की चीजों को पर्वतों पर चढ़कर लाने के लिए उनके मजबूत पैर दिया, ताकि वह जो है कि मजबूत पैर का इस्तेमाल करके वह जाके अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को ला सके। फिर एलन चर्चिल सेम्पल ने कहा कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो उनके पैर कमजोर हैं, लेकिन उनकी छाती और भुजा बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली होती है, ताकि वह इसका इस्तेमाल करके अपने नाव को चला के खेके और समुद्र में दूर जा सके और फिर वो आ सके। उनके पैर पतले होते हैं लेकिन उनकी छाती और भुजाएं काफी जो है कि ताकतवर होती। तो इस तरह से एलन चर्चिल सेम्पल ने इसका सपोर्ट किया, रिटर ने सपोर्ट किया, रेडजेल ने सपोर्ट किया। नियतिवादों की यानी प्रकृति हमारी हर एक्टिविटीज पर नियंत्रण स्थापित करती है। अर्थशास्त्र का जो विद्वान माल्थस, उसने कहा कि जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो प्रकृति स्वतः उस पर नियंत्रण करना जानती है। और किस रूप में करती है भाई? तो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में करती है। किस रूप में करती है? तो महामारियों के रूप में करती है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही, लाख सरकार कोशिश कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रित हो, हम दो हमारे दो हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि भाई चलो भाई सब तो ईश्वरीय लीला, ये तो ऊपर वाला जैसा चाहता वैसा होता है। अब पता चला कि क्रिकेट टीम बना दिया। तो कहने का मतलब है कि हम अगर इस पर नियंत्रण नहीं करें, हम अगर इसे सीरियसली नहीं ले, तो प्रकृति को तो पता है कि हमको कैसे इसका हिसाब चुकाना है। तो अपने हिसाब चुकाने के दौरान कहीं पर साइक्लोन के रूप में यानी कहीं चक्रवात के रूप में, कहीं पर भूकंप के रूप में, कहीं ज्वालामुखी के रूप में, और उस पर से भी ज्यादा अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो कोरोना जैसे महामारियों के रूप। यानी आपने देखा होगा
कि जो कोविड-19 पेंडेमिक आया था 2020 में, तो उसका इंपैक्ट ये रहा कि लाखों की संख्या में जो है कि लोगों की मौतें हुई और वैश्विक स्तर पर हुई। तो इस तरह की जो विचारधारा है, जो माल्थस ने भी स्वीकार किया या और भी भूगोलविदों ने स्वीकार किया, ये एक्चुअली में डिटरमिनिस्टिक थॉट है, या जो है कि नियतिवादी विचार था। लेकिन क्या नियतिवादी विचारधारा ही पूरी तरह से जनरलाइज है, सामान्यीकृत है? नहीं, क्योंकि हम मानव हैं, हम इंसान हैं और सबसे विवेकशील प्राणी, जो हमारे अंदर सोच है, बुद्धि है, सद्बुद्धि है, हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दीगर बात है कि अब तक 7% किए हैं, 93% अभी किया जाना और बाकी है। उसके बावजूद भी हम लोग विवेकशील है, चिंतन करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। प्रकृति ने तो बेइंतहा ठंडक दे दी, ये तो उसके अधिकार में था, बेइंतहा ठंडक दे दिया। लेकिन हम लोगों ने अपनी सद्बुद्धि से क्या किया भाई? स्वेटर बना लिया, जैकेट बना लिया, कंबल रजाई बना लिया, हीटर ब्लोअर बना लिया कि पर जितना ठंडा पड़ना है हम इसी में जो है कि गर्मी की स्थितियां बना के दिखा देंगे। इसी में आप जो है कि टी शर्ट पहन के हैं, हाफ पैंट पहन के हैं, ब्लोअर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर आपके रूम का जो है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मजे में है, मस्ती में है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? इसको तो हमने अपनी बुद्धि से किया, यानी हमने उस नियतिवादी को हमने क्या किया? अपने लिए संभव बना दिया। इसलिए एक फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स था जिसका नाम था लूसियन फेब्रे। लूसियन फेब्रे, और लूसियन फेब्रे ने यहां तक कह दिया कि देयर इज नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। मैन एज मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। यानी मानव स्वयं का मालिक है, वो जैसा चाहता है वैसा करता है। वो चाहे कि प्रकृति पर मुझे कैसे एक अधिकार स्थापित करना है तो वह करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, चारों तरफ इसके लिए इम्यूनिटीज ही इम्यूनिटीज है, सुविधाएं ही है, बशर्ते ये इसे इस्तेमाल करना तो जाने। उसी का नतीजा है कि हम लोग चांद पर इंसानों को भेज दिया, नील आर्मस्ट्रांग को, इंसान ही तो गया। ये अलग बात है कि वो अमेरिका हमारे देश का नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने विक्रम को भेज दिया, चंद्रयान 3 को भेजा, 2 को भेजा, 1 को भेजा, मंगल ग्रह के ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा। तो ये तो हमारी सद्बुद्धि है जिसकी वजह से न होने वाली चीजों को भी हमने संभव बना दिया, पॉसिबल कर लिया। इसलिए ऐसी विचारधारा को जिसको संभव बनाया जा सके उसे ही संभववादी विचारधारा कहते हैं, उसे ही पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। ये डिटरमिनिज्म है, ये पॉसिबिलिज्म है। और विडाल डी ला ब्लाश जो कि फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स थे जिनका नाम था विडाल डी ला ब्लाश, तो विडाल डी ला ब्लाश ने जो है संभववादी कंसेप्ट पर ज्यादा जो है कि जोर दिया। यहां तक कि कई भूगोलवेताओं ने कहा कि मानव एक ऐसा डकैत है जो प्रकृति में छुपी हुई संपदा को खोद कर निकाल लेता है, उसको भी हम लोग संभव बना देते हैं। कहां पर सोना है, कहां चांदी है, किन पत्थरों में कौन सा एलिमेंट है, हम लोग अपने विज्ञान और तकनीक के बल पर उस पत्थर से लोहे को बना ले रहे हैं, उस पत्थर से, उन चट्टानों की नसों से हम लोग सोने को निकाल ले रहे हैं। मेटामॉर्फिक जो कार्बन है उससे हम लोग हीरा तैयार कर ले रहे हैं, उसको तराश के चमकीला बना दे रहे हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपने रहने के लिए अधिवास बना ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया है, संभव बनाया है। यानी कि ये जो कंसेप्ट है कि केंद्र में नेचर यानी प्रकृति की स्थापित होना, इसके ठीक रिवर्स हो गया, इसके रिवर्स हो गया।
इसके रिवर्स क्या हो गया बाबू? तो पहले तो ऐसी मान्यता थी, पहले तो ऐसी मान्यता थी कि ये हमारा जो प्रकृति है, पर्यावरण है, और इस पर्यावरण के यहां केंद्र में पहले नेचर था, लेकिन अब तो इसके केंद्र में मानव हो गया, मैन हो गया। और इसके चारों तरफ जो है ये एनवायरमेंट है, यानी इंसानों का नियंत्रण एनवायरमेंट पे हो गया है। तो संभववादी यानी जो पॉसिबिलिज्म विचारधारा के मानने वाले हैं, उनका ये कहना है कि यही हमारा संभववादी है, यानी इसके केंद्र में मानव है, मैन है, और मैन जो है प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करता है। भयंकर ठंडा है, लेकिन हमने उस पर नियंत्रण स्थापित किया। अभी मैंने कहा कि स्वेटर, कंबल, जैकेट का इस्तेमाल किया, टोपी पहना, मफलर बांधा, तो हमने तो एक तरह से नियंत्रण स्थापित किया, यानी उसके भाग पाए जा रहे हैं कहर पर। गर्मी के दिनों में हमको जाना है, कार को ही जो है कि एयर कंडीशनर बना लिया, ट्रेन को ही एयर कंडीशनर बना लिया। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए पहले क्या था भाई? जलमार्ग से जाना पड़ता था। पहले हमें जो है कि स्थल मार्गों से जाना पड़ता था, लेकिन स्थल मार्गों से जाने के लिए सड़कें होनी चाहिए। लेकिन पता चला कि बीच में जो है कि हिमालय जैसे गगनचुंबी पर्वतों की जो है कि पर्वत श्रेणियां मौजूद हैं, उस पर सड़कें बनाना आसान नहीं है। यह अलग बात है कि चीन ने जो है कि अभी जो कि ट्रांस हिमालय से होते उसने जो है कि हाईवे बनाया है, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। उसके बावजूद भी हमें दूर अगर जाना है और जगह जगह इस तरह की प्राकृतिक अवरोध मिलेंगे, तो हमें सड़कों के माध्यम से भी जाने में दिक्कतें हैं। तो हमने क्या किया भाई? अपने सद्बुद्धि से हवाई जहाज बना लिया। राइट बंधु ने कमाल कर दिया, हवाई जहाज बना के दिखा दिया। ब्रैकेट ने हेलीकॉप्टर बना दिया। तो ब्रैकेट ने हेलीकॉप्टर बना तो पता चला कि उस हेलीकॉप्टर पर बैठे तुरंत जो है कि फुरफुरा के निकल गए। तो हमने तो एक असाध्य सड़कों से जाने के बजाय हमने एक स्मूथ परिवहन का साधन विकसित कर लिया। और किसने किया? इंसानों ने किया, पर्यावरण ने नहीं किया। और जब इंसानों ने कोई काम किया जो कि पर्यावरण पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी उसको संभव बना दिया जो असंभव था, वही तो संभववादी विचारधारा है। यही हमारी संभववादी विचारधारा है। और संभववादी विचारधारा के केंद्र में मानव होता है, नियतिवादी विचारधारा के केंद्र में प्रकृति होती है। तो ये दो विचारधारा है। ये जर्मन विचारधारा इसको कहा जाता है, इसको फ्रेंच विचारधारा कहा जाता है। यानी इसकी उत्पत्ति जर्मनी में हुई इस विचारधारा की, इस विचारधारा की उत्पत्ति फ्रांस में हुई। अब मामला तो ये टसक वाली हो गई कि एक कह रहा है कि प्रकृति का नियंत्रण है, दूसरा कह रहा है कि इंसानों का नियंत्रण है। इसी बीच एक ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफर, यानी कि वो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन अमेरिका में जाके वो बस गया था, जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। जिसका नाम क्या था? ग्रिफिथ टेलर। उसने कहा कि ना भाई तेरा ना उसका, ना पूरी तरह से प्रकृति का कब्जा और ना पूरी तरह से मानव का कब्जा, बल्कि दोनों का संतुलन। उसने बहुत बड़ी बात कही, बल्कि दोनों का संतुलन। और उसने कहा कि न्यू डिटर्मिनिज्म, उसका नाम दिया गया न्यू डिटर्मिनिज्म या साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, या उसी को कहते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इसी को कहते हैं बाबू, रुको और जाओ नियतिवादी। इसी को कहते हैं साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। क्या मतलब इसका होता है? इसने कहा कि प्रकृति न तो पूरी तरह से मानव पर शासन करती है और न मानव पूरी तरह से प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करता है, बल्कि इन दोनों का एक बैलेंस रिलेशन, बल्कि इन दोनों का क्या है बाबू? इन दोनों का जो है एक बैलेंस्ड रिलेशन है।
और इसी को इन्होंने कहा कि स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। जैसे ट्रैफिक जो मैनेजर होता है, ट्रैफिक जो पुलिस होती है, डाक बंगला के पास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो क्या होता है, एक तरफ से आने वाले लोगों को जो है कि हाथ देकर रोक देता है कि भाई रुक जाओ, आपको नहीं आना। उधर से बोला था कि आप लोग आ जाओ इधर से। अब इधर वाले जा रहे हैं, स्टॉप एंड गो, फिर दूसरे तरफ स्टॉप एंड गो, फिर स्टॉप एंड गो। तो रुको और जाओ, यानी पहले ठहरो उसके बाद जाओ। हमारी प्रकृति भी यही करती है, यानी कि जहां प्रकृति को लगता है कि इसको रोक देना है तो प्रकृति उसे स्टॉप कर देती है। यानी नेचर को जहां लगता है कि इंसानों को हमें रोक देना है, वह रोक देती है। बहुमंजिली इमारतें बना रहे हैं, एक से एक जो है कि ऐसे ऐसी इमारतें बना रहे हैं बुर्ज अल खलीफा की तरह, लगता है कि अब आसमान में टच करवा दीजिए। तो जिस मटेरियल से आप उस तरह के बहुमंजिली अट्टालिकाएं इमारतें बनवा रहे हैं, उसका तो वेट है, उसके वेट का प्रभाव कहां पड़ेगा, धरातल पर। और धरातल किससे बना हुआ है, प्लेटों से। तो प्लेटें जो है स्टेनोस्फीयर पे तैर रही हैं, तो अधिक जब दबाव पड़ेगा तो प्लेटें अपनी जगह से विस्थापित होंगी। तो जब अधिक विस्थापित होंगी तो उस कंडीशन में प्लेटों के अगर कांपने से भी, जरा से भी प्लेट अगर कांप जाए तो वहां पर 8 मैग्नीट्यूड से ऊपर का भूकंप आ जाता है, विनाशकारी आ जाता, प्रलय ला देता। तो जब हम नहीं मानते हैं तो प्रकृति हमें स्टॉप कर देती है कि बहुत खिलवाड़ हो गया हमारे साथ, और वहां पर भयंकर भूकंप आ जाता है। 6 फरवरी 2023 की घटना देखिए तुर्की का। तुर्की का जो 6 फरवरी 2023 को भूकंप की जो घटना हुई, वहां पर एक से एक इमारतें जो है जमींदोज हो गई। दूसरी बात कि हमारे नेचर में हम लोग को रहना है, नेचर के मुताबिक जो है कि हमारी सोच होती है, नेचर के मुताबिक हमारी बुद्धि होती है, नेचर के मुताबिक हमें सोचने के लिए हम किसी चीज के लिए मजबूर होते हैं। जैसा अरस्तु ने कहा था, आपको याद होगा कि अरस्तु ने कहा था भारतीय लोगों के संबंध में कि भारतीय लोग कामचोर होते हैं, भारतीय लोग झूठे होते हैं, भारतीय लोग भीरू होते हैं, भारतीय लोग आलसी होते हैं। अरस्तु ने ये बात कह दी। वो अरस्तु जिसे जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, वह अरस्तु जिसे राजनीतिक शास्त्र का पिता कहते हैं, वह अरस्तु जिसे जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं, और इतना बड़ा दार्शनिक, उसने भारतीय लोगों के संबंध में कह दिया कि भारतीय लोग कामचोर होते हैं, भारतीय लोग आलसी होते हैं, भीरू होते हैं, झूठे होते हैं। माना जितना भी निगेटिव विशेषण था उसे हम लोग को जो है कि पूरी तरह से उन्होंने नवाज दिया। क्यों कहा भाई? इसलिए कहा क्योंकि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, यह पर्यावरण हमारे काम करने के लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना कि यूरोप में रहने वालों लोगों के लिए वहां का पर्यावरण अनुकूल है। वहां का मॉडरेट क्लाइमेट है, वहां का तो तापमान बहुत ज्यादा है और न तापमान बहुत कम है। देखिएगा अपने यहां भी कि जब तापमान कम होता है और न ज्यादा होता है, बल्कि मन को लुभावने वाला तापमान होता है, तो उसमें काम करने में बड़ी मजा आता है, घूमने भी मजा आता है। क्या रिया? घूमने में मजा आता है, विषय है ना। कोई भी काम पढ़ रहे हो, पता चला धर्मेश बैठ के पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे लगातार, उबर नहीं होती। लेकिन याद कीजिए मई के महीने में, जून के महीने में अगर आप पढ़ रहे हैं, लाइट कट गई है, पूरा पसीना पसीना हो गए, पढ़ने का मन था 2 घंटा, 10 मिनट में उठ गए। 10 मिनट क्या भाई, सर बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आपको भेजा गया काम करने के लिए खेत पर कि जाइए धर्मेश, ऐसा है कि आज खेत को जो है कि 2 कट्ठा खेत है, उसको जो है कि कुदाल से कोड़ के और उसमें जो है कि मटर मिला दीजिए। धर्मेश बाबू गए हैं काम करने के लिए,
पता चला कि अभी एक धूप कुदाल चलाए कि पसीना पसीना हो गए, गर्मी ज्यादा लगी, पेड़ के नीचे आके बैठ गए, ठंडी ठंडी हवाएं चली, सो गए। नींद टूटी इनकी 4 बजे। घर गए, पिताजी पूछे कि धर्मेश का हुआ, हो गया काम? तो ना पिताजी, तो क्यों? तभी नहीं बोले कि हम सो गए। इन्होंने कहा कि क्या करें, कुदाल में बार बार ऊपर जा रहा। यानी कि धर्मेश ने उस पर्यावरण की वजह से काम को नहीं किया, काम की चोरी हो गई, क्योंकि इन्हें आलस घेर लिया। हवा चली, आलस घेर लिया, तो आलसी भी हो गए, सो गए। और जब पहुंचे तो पिताजी को झूठ इन्होंने बोल दिया कि बार बार कुदाल पड़ जा रहा। तो चूंकि हमारा पर्यावरण ऐसा नहीं होता, तो धर्मेश ना काम चोरी करते, ना आलसीपन करते, ना झूठ बोलते। इसी कंटेस्ट में अरस्तु ने ये बातें कही। लेकिन कई लोग जो है अरस्तु की बातों को जो है कि वो गलत अर्थ निकाले। लेकिन यूरोप में चले जाइए तो वहां मॉडरेट क्लाइमेट, वहां फुटबॉल खेलने की परंपरा है। घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा फुटबॉल लेके वो फील्ड में दौड़ते रह जाएगा, उसको जो है कि ज्यादा थकावट नहीं होगी। अगर हमारे यहाँ फुटबॉल लेके अगर हम लोग जो है कि आधा घंटा अगर खेल ले तो एकदम हाफनी स्टार्ट हो जाता है। क्यों भाई? हमारे यहाँ की जो जलवायु है, हमारे यहाँ का जो वेदर कंडीशन है, वह फुटबॉल को लंबी अवधि तक खेलने की इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें ज्यादा पसीना नहीं, ज्यादा हमारी एनर्जी जो है वह शरीर से लॉस हो रही है। तो इस तरह से हमारे जो पर्यावरण है, तो हमें किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है, यह उसकी इजाजत देता है। तो जब हम लोग प्रकृति पर बहुत ज्यादा अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, तो प्रकृति सिर्फ जो है कि एक करवट बदलती है और वहां पर प्रलय आ जाता है, वहां भूकंप आ जाता है, वहां सुनामी आ जाती है, वहां पर प्राकृतिक घटनाओं में थंडरिंग एंड लाइटनिंग हो जाता है, साइक्लोन आ जाता है। इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो हम तो एक तो विकासात्मक काम कर रहे थे, लेकिन प्रकृति ने उस पर स्टॉप लगा, कहा कि रुक जाओ। फिर जब रुक गए, प्रकृति ने रोक दिया, तब प्रकृति कहती है कि गो, अब जाओ, फिर बनाओ। तो हमने जो बहुमंजिली इमारतें बनाई थी, सब तो जमींदोज हो गई, सब नष्ट हो गई, और फिर से हम लोगों ने बनाना शुरू किया, यानी गो, फिर से बना। जनसंख्या बढ़ता जा रहा, नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। प्रकृति ने कहा कि स्टॉप, रुक जाओ। कोविड-19 भेज दिया, महामारी भेज दिया, जनसंख्या में कमी आ गई। जब कमी आ गई तो फिर इसने कहा कि गो, फिर बढ़ाओ, और उतना मत बढ़ाना क्योंकि फिर मुझे स्टॉप करना आता है। इसी बात को तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी कि इसका जो इस्तेमाल करना है वह सातत्य रूप में करना है, उसमें सस्टेनेबल हो, उसमें सतत की बात हो। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे पास नेचर ने प्रस्तुत किया है बहुत सारे खनिज संपदा को, बहुत सारे मिनरल्स को, तो ऐसा नहीं कि हमने खुद उसका इस्तेमाल कर लिया और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ रखा ही नहीं। मान लीजिए पढ़ लिख के आप ऑफिसर बन गए, ऑफिसर बनने के बाद आपके पास अरबों रुपया हो गया, खरबों रुपया हो गया, तो आप ऐसा नहीं ना कि जितना पैसा है सबको जो है कि आप अपनी जिंदगी में ही उसको उड़ा दो, 1 रुपया भी नहीं बचे और आपका जो जनरेशन है वो भीख मांगे, ऐसा तो नहीं। यही हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात आती है, सतत विकास की भी बात आती है कि प्रकृति में जो भी संसाधन मौजूद है हम उसका सीमित रूप में इस्तेमाल करें, ताकि भविष्य में भी वह संसाधन आने वाले जनरेशन के लिए बचा रहे, ताकि हमारा ये पर्यावरण जो है, हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका बैलेंसिंग हो सके, वह जो है कि संतुलित रह सके। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारी विचारधारा थी पर्यावरण के संबंध में। अब चूंकि पर्यावरण जो हमारा है, इसको मैंने कहा कि हमारा पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है बाबू,
पर्यावरण, तो पर्यावरण के 3 घटक हैं। कितने घटक है बाबू? 3 घटक। पहला जो है कि यह हमारा अजैविक घटक, अजैविक घटक। दूसरा जैविक घटक, और तीसरा ऊर्जा घटक। क्या बाबू? क्या बोलो ना? ऊर्जा घटक। इसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट। दूसरा जो है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, और तीसरा जो है एनर्जी कंपोनेंट, है ना। ये 3 तरह का कंपोनेंट है जो हमारे इन्वायरमेंट का है, और इस 3 तरह के कंपोनेंट का नाम आप याद रखेंगे आसानी से, किसी भी प्रश्न को इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। अब इसमें जो जैविक कंपोनेंट है, तो जैविक कंपोनेंट में आखिर क्या शामिल है, यानी इस जैविक कंपोनेंट में आप देखेंगे कि इस जैविक कंपोनेंट में क्या शामिल है भाई। तो इस जैविक कंपोनेंट में आपको, अजैविक कंपोनेंट में सबसे पहली बात है, इसमें शामिल है वायु, जल, मिट्टी, ये सारी चीज, यानी ये सब एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जल हो गया, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, तो ये हमारी सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। मिट्टियों में जो भी हमारी डिफरेंट टाइप की जो रॉक सिस्टम वगैरह है वो सारी चीज इसमें शामिल आ जाएगी। लेकिन जो जैविक कंपोनेंट है इसमें जीव जंतु और पादप माने पेड़ पौधे जो जैविक, यानी कि इसका मतलब होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर इंक्लूड इन बायोटिक कंपोनेंट्स, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इंक्लूड है आपको एबायोटिक कंपोनेंट में। और इसमें जो ऊर्जा घटक है जिसको एनर्जी कंपोनेंट कहते हैं, तो किसी भी कंपोनेंट के इंटरेक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कहते हैं ना, आपकी सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, नहीं बस एक क्या चाहिए ऋषभ? सनम चाहिए। एकदम रिया को एकदम याद रखता है, नहीं ऋषभ? तो बस एक सनम चाहिए। उसी तरीके से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन के लिए, इंटर रिलेशन के लिए एक ऐसा माध्यम चाहिए जो दोनों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान करे, और जो रिलेशनशिप स्थापित करवाता है उसी का नाम है एनर्जी कंपोनेंट, उसी का नाम है एनर्जी कंपोनेंट। तो चूंकि इसमें जो है कि एनर्जी कंपोनेंट में सोलर एनर्जी हो गया, भूगर्भिक एनर्जी हो गया। जैसे सोलर एनर्जी अगर नहीं होता तो फिर ये जितने भी हमारा इकोसिस्टम है वो सब के सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां से सूर्य के माध्यम से सोलर एनर्जी हमें सूर्य से ही मिलता है, और सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है उसी की वजह से सभी हमारे जो बायोटिक है कंपोनेंट वो सब जीवित है। अन्यथा जो है कि हम लोग भी, पृथ्वीवासी भी मंगल ग्रह के समान बन गए होते, मंगल ग्रह के समान बन गए होते,
क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है। यह अलग बात है कि ऐसी खबरें बीच बीच में आती रहती है मंगल ग्रह पर जब कभी जीवन रहा होगा वहां पानी होने का जो है कि वहां पर इस तरह का एविडेंस मिलता है, लेकिन जहां पर है उसके बारे में हम लोग सोचना है। तो अगर सूर्य नहीं होता तो एनर्जी नहीं मिलती। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा होती है वह पर स्क्वायर सेंटीमीटर भूभाग में पर मिनट में 1 मिनट में 2 कैलोरी ऊर्जा आती है सूर्य से। और मैंने ये भी बताया था कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है तो जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, जो हमारा इक्वेटर है, यहां पर अगर 100 यूनिट आ रही है तो सीधे हम लोग जब 45 डिग्री अक्षांशों पर जाते हैं, 45 डिग्री लेटीट्यूड्स पर जाते हैं, तो वहां पर जो कैलोरी है वह घटकर हो जाती है 75%। अगर हम लोग चले जाते हैं आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल के पास, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल का मतलब ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरह से हम देखते हैं बाबू कि वहां पर सूर्य का जो कैलोरी मान है वहां पर सिर्फ 40% ही मिल पाता है, वहां 60% कमी आ जाती है। अगर बिल्कुल पोल के पास चले जाएंगे तो वहां तो लगभग 70 से 80% कैलोरी में कमी आ जाती है। यही वजह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जीव जंतुओं का वास निवास नहीं के बराबर होता। अंटार्कटिका वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहां जो है कि जीव जंतु पादप वगैरह प्रायः नहीं के बराबर होते हैं। केवल जीवों के नाम पर जो है कि पेंगुइन वगैरह पाए जाते हैं जो बर्फीली क्षेत्र में होते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां होती है। लेकिन जहां पर कैलोरी मान जितना ज्यादा है वहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत ही सघन होते हैं और यही हमारे पृथ्वी के इकोसिस्टम को बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। जहां तक बात है जैविक, ये जो भी हमारा घटक है ये वायु है। अब चूंकि वायु का भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि इस वायु में मैंने बताया है कि बहुत सारी इसमें गैसों की मौजूदगी होती है। मैंने बताया है कि इस वायु में नाइट्रोजन है 78%, इस वायु में ऑक्सीजन है 20.8%, इस वायु में आर्गन है 0.93%, इस वायु में CO2 है 0.03% और आज के डेट में 0.045% हो गया है CO2। तो हमारे इस वायु में इन गैसों की उपस्थिति है और सोचिए कि अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो जीना कितना मुश्किल होता जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो ये हमारा जो एबायोटिक कंपोनेंट में वायु है तो कहीं ना कहीं जीवन देने में इसका प्रबल योगदान है। अगर ये नहीं होता तो जीवन नहीं होता। दूसरी बात कि ये जो जलीय भाग है, जल है, पानी है, पानी का भी जीवन देने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर पानी नहीं होता तो ये जैविक घटक नहीं होते। क्योंकि पानी है तो पानी से हमें इससे भी ऑक्सीजन मिल रहा है। इससे जो है कि हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उस ब्लड में मैंने कहा था कि उसमें 55% प्लाज्मा है और प्लाज्मा के 55% में 90 to 92% वाटर है, जो कि हमारे ऑक्सीजन को, मिनरल्स को या इस तरह के प्रोटीन्स वगैरह को, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अगर ये जल नहीं होता तो इंसानों का ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, विभिन्न कोशिकाओं तक, ऊतकों तक जो है विभिन्न जो हमारा महत्वपूर्ण जो भी ऑक्सीजन है वगैरह वगैरह उसको नहीं पहुंचाया जाता। पेड़ पौधों में अगर ये पानी नहीं होता तो खनिज, लवण, जल उसके पत्तों तक नहीं पहुंचाया जाता, वह भोजन नहीं बना सकता था। इसलिए हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, यानी जीवन है इसका मतलब कि जल है और जल नहीं रहे तो जीवन नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। तो यह जो भले ही एबायोटिक कंपोनेंट है लेकिन यह एबायोटिक कंपोनेंट इस बायोटिक कंपोनेंट का एक बेस है, एक आधार है। मिट्टियां
ये भी हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक है, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन के लिए। इस जैविक घटक के लिए अगर मिट्टी नहीं होती तो हम कृषि कार्य नहीं करते, कृषि कार्य नहीं करते तो हमें भोजन नहीं मिल पाता, कृषि कार्य नहीं कर पाते हमें सूती वस्त्र नहीं मिल पाता, कृषि कार्य नहीं कर पाते तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है वो हमको नहीं मिल पाता। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। इसी मिट्टी में बहुत सारे जो है कि जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, इस मिट्टी में मौजूद होते हैं, उसमें वर्म्स भी होते हैं, इसमें केचुआ भी होता है। तो इसी में इसकी मौजूदगी है, वह केचुआ जिसको किसानों का मित्र कहते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में। प्रकृति का बैरोमीटर कहा जाता है ना, मिट्टी की उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, प्रकृति का हलवाहक कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा था। तो वह जो केचुआ है, वर्म है, इसी मिट्टी में मौजूद है। इनके अलावा हमारा जो चट्टाने हैं, जो भी रॉक्स है, तो वह रॉक्स भी एक्चुअली में एबायोटिक कंपोनेंट है। उसी रॉक में विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, उसी खनिज में लोहा भी है, तांबा भी है, सारी चीजें हैं, उसको हम निकालते हैं। फिर अपने शरीर में इस्तेमाल करने के लिए किसी में अगर आयरन की कमी हो गई तो हम क्या करते हैं, दवाएं बनाते हैं। तो अगर वह मिनरल्स नहीं होता, वह एलिमेंट नहीं होता, तो फिर हम अपने इस्तेमाल में की जाने वाली इस तरह के जो केमिकल्स हैं उसको नहीं ले पाते। तो ये हमारा एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होता है वह बायोटिक कंपोनेंट का बेस होता है। पहले जमीन होगी तभी तो वहां हम मकान बनाएंगे, जमीन ही नहीं होगी तो मकान कहां बनाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि अंतरिक्ष स्टेशन की तरह हम भी बना लेंगे। आपने देखा कि अंतरिक्ष स्टेशन भी है जहां पर समय समय पर जो है कि सुनीता विलियम्स से लेकर और वीनस विलियम्स तक ये लोग जो है कि वीनस विलियम्स नहीं, सुनीता विलियम्स और ये कल्पना चावला वगैरह जो है ये लोग जा चुके हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे लिए ये बायोटिक कंपोनेंट्स जरूरी है। जहां तक बात है जैविक कंपोनेंट्स की, बायोटिक की, इसका मतलब ये होता है कि वैसे कंपोनेंट्स है जिनमें ग्रोथ होता, जिनमें जान होती, जिनमें सेल्स होता। तो सेल्स वाले, ग्रोथ करने वाले जो भी जीव होते हैं वो हमारे कहलाते हैं जैविक कंपोनेंट में। जैसे कि जीव जंतु है, पशु है, ये सब बायोटिक कंपोनेंट है। इंसान है, बायोटिक कंपोनेंट है। पेड़ पौधे हैं, बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि इन सबों में कोशिकाएं होती है, सेल होती है, जो जीवों की शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है कोशिका, और उसी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट है, तो इसका भी होना जरूरी है। और जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे बाबू, यानी कि आपने देखा कि ये बायोटिक और ये एबायोटिक कंपोनेंट, और जब दोनों का मिलन होगा, दोनों का ये मिलन हो रहा है, और जिस रिलेशन से ये एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यही हमारा एनर्जी रिलेशन है। यही हमारी कौन सी रिलेशन है बाबू? एनर्जी। यही एनर्जी रिलेशन है, यही एनर्जी कंपोनेंट्स है जो दोनों के बीच जो है कि इंटरेक्शन पैदा कर रहा है, अंतर संबंध पैदा कर रहा है, दोनों के बीच जो है कि प्रवाह पैदा कर रहा है। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से ये अंतर संबंधित है, और इन्हीं के इंटरेक्शन की वजह से हमारा एनवायरमेंट बनता है, इन्हीं के इंटरेक्शन से जो है हमारा इकोसिस्टम बनता है। और तब जाके जो है उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, कभी बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, कभी एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में, इस बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर कोई सर्वशक्तिशाली है, अगर जो सबसे ज्यादा कोई ताकतवर है तो वह इंसान है। और ये जो इंसान है
कभी अपने ही कंपोनेंट्स के ग्रुप को डैमेज करता है और कभी यह जो है इस एबायोटिक कंपोनेंट्स के ग्रुप को डैमेज करता है। यानी अपने ही कंपोनेंट्स को कैसे डैमेज करता है भाई? तो बायोटिक कंपोनेंट्स में पेड़ पौधे शामिल है, बेतरतीब ढंग से बेतरीके से पेड़ों की कटाई करता है, पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को काट देता है, जिसकी वजह से वहां पर लैंडस्लाइड्स होता है, भूस्खलन होता है, चट्टानें सरकती हैं, वहां पर जो है कि आपको मड स्लाइड्स होता है। इस तरह की एक्टिविटीज होती है वहां पर पेड़ों को काट दिया। जब पेड़ों को काट रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है। पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, बहुत सारा इकोसिस्टम में रहने वाले जो जीव हैं वो विलुप्ति के कगार पर आ जाते हैं। तो हमने पेड़ पौधों को काटना शुरू किया। जिस पानी को हम पी रहे हैं उस पानी को हम लोगों ने दूषित करना शुरू कर दिया एबायोटिक कंपोनेंट में। जिस मिट्टी में हम फसलों को उत्पादित कर रहे हैं उस मिट्टी को पोल्यूटेड करना शुरू कर दिया। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उस हवा में जहर घोलना शुरू कर दिया। तो हम इंसान ही एक ऐसे विवेकशील प्राणी है जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। यानी बात तो वही हो गई कि अपना ही घर जल गया अपने ही चिराग से। हमारा ये पर्यावरण, हमारा ये इकोसिस्टम हमारे ही बिहेवियर से यह असंतुलित हो चुका। इसी का मैनेजमेंट कैसे हमें करना है, इसे हमें पर्यावरण में मैनेजमेंट के तरीकों को देखना होगा। हमने किसके साथ क्या खिलवाड़ किया है, किस तरह से हमने प्रदूषण फैलाया है, तो उस प्रदूषण को भी हम लोगों के साथ बारी बारी से देखनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि पोल्यूशन का जो सोर्सेज होता है, नेचुरल सोर्सेज भी होता है और मैनमेड सोर्सेज भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल जो होता है वह मैनमेड सोर्सेज होता है, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज उतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि नेचर जितना पोल्यूशन फैलाती है उतना वो अपना कंट्रोल भी कर लेती है, उसको जो है रिफाइन भी कर लेती है। लेकिन हम लोग जो पोल्यूशन फैलाते हैं उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें दूरगामी परिणाम का सामना करना पड़ता है। तो इसी चीज को हम लोग आगे भी देखेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।